आज की इस कक्षा में एक बार फिर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम अध्याय 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता के भाग 1 में तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, आवर्त सारणी की उत्पत्ति का आधार क्या है, आधुनिक आवर्त नियम आदि की जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए तो देखते हैं कि हम आज के इस वीडियो में किन किन उपशीर्षकों को कवर करेंगे। तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, आवर्त सारणी की उत्पत्ति का आधार क्या है, आधुनिक आवर्त नियम तथा आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप हमको किस प्रकार प्राप्त हुआ, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का हम नामकरण किस प्रकार करने लगे। हमने इसके लिए कौन सा माध्यम चुना, जो कि IUPAC है। IUPAC के द्वारा हम 100 से अधिक तत्वों का नामकरण करते हैं। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी में किस प्रकार का संबंध है, ये भी हम समझेंगे। और 3.6 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा तत्वों के प्रकार। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए, इसके आधार पर तत्वों को हमने कितने प्रकार में बांटा है। इस आधार पर हमने तत्वों को 4 भागों में बांटा है, S, P, D और F ब्लॉक के तत्व। इसके बाद बहुत ही मुख्य आता है जिस बिंदु का की आवश्यकता हमको जिस ज्ञान की आवश्यकता हमको आगे भी बहुत अधिक पड़ती है, वह है कि तत्वों के गुणों में आवर्तिता किस प्रकार से होती है। तो देखते हैं बच्चों कि कैसे हमको ये जो आवर्त सारणी प्राप्त हुई है, इसके लिए वैज्ञानिकों ने किस प्रकार काम किया है। रसायन विज्ञान के प्रारंभिक काल में तत्वों की संख्या बहुत कम थी, किंतु धीरे धीरे इन तत्वों की संख्या बढ़ती गई, जिसके कारण तत्वों का अलग अलग ठीक प्रकार से अध्ययन करना कठिन हो गया। अतः इन तत्वों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए इनका वर्गीकरण आवश्यक हो गया। आप देखते हैं कि जब हम खरीदारी करने एक सुपर स्टोर में जाते हैं, 2 प्रकार के सुपर स्टोर हैं। एक बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बनाया हुआ है, जमाया हुआ है, और एक में सामान को अस्त व्यस्त रखा हुआ है। आप देखते हैं कि जहां पर व्यवस्थित ढंग से सामान को रखा गया है, जैसे कि क्लीनिंग का सामान एक तरफ रखा गया है, पाउडर क्रीम वगैरह एक तरफ रखे गए हैं, खाने के सामान में भी एक रिदम है, एक तारतम्य है कि आटे एक प्रकार से रखे गए हैं, दाल एक प्रकार से रखी गई है। और इसकी बनिस्पत यदि दूसरा एक स्टोर है जहां पर सामान तो सब है, लेकिन वो बहुत अव्यवस्थित ढंग से रखा गया है, तो हमको अपना कार्य करने में बहुत अधिक समय लगेगा। तो आवर्त सारणी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो उसका जो फायदा है, जो उपयोगिता है, वह यह है कि जब हम आवर्त सारणी का अध्ययन कर लेते हैं तो हमको पूरे 118 तत्वों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पहले से ही प्राप्त हो जाती है। और साथ ही साथ क्या आगे इनके गुणों में आवर्तिता रहेगी, इसका परमाणु आकार क्या रहेगा, या इसका परमाणु क्रमांक कहाँ इसका स्थान होगा, या इसका स्थान जहाँ है उसके आधार पर इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, आदि की जानकारी का अंदाजा हमको आवर्त सारणी से ही लग जाता है। तो आइए आज हम जो आधुनिक आवर्त सारणी का अध्ययन करते हैं, जिसमें 118 तत्वों को रखा गया है, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। वह हमको आवर्त सारणी इतनी आसानी से नहीं बन गई जो हमने आज हमारे सामने प्रस्तुत होती है। उस पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने काम किया और उसका वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आया। आवर्त सारणी की उत्पत्ति, तत्वों का वर्गीकरण समूहों में और आवर्तिता नियम वैज्ञानिकों द्वारा अनेक अवलोकनों तथा प्रयोगों का परिणाम है। वैज्ञानिकों ने बहुत अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया और रिसर्च की, उसके बाद हमको यह आवर्त नियम प्राप्त हुआ है। एक आवर्त नियम आप आगे जाकर के समझेंगे, और इसके साथ हमको यह आवर्त सारणी प्राप्त हुई है। लगभग 100 वर्षों 1789 से लेकर 1913 तक के गहन अध्ययन के पश्चात वर्तमान में प्रचलित आधुनिक आवर्त सारणी का जन्म हुआ। इसमें सबसे प्रमुख जो 2 वैज्ञानिकों ने जो कंसेप्ट हमको मिलते हैं, वह जो अभी तक पहचाने जाते हैं, समझे जाते हैं, वह है डोबेराइनर का त्रिक और न्यूलैंड के अष्टक का नियम। ये प्रमुख है।
डोबेराइनर का त्रिक। जॉन वोल्फगैंग डोबेराइनर ने सन 1829 में समान गुण वाले 3-3 तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। 3-3 तत्वों का ग्रुप बनाया और उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में उनको व्यवस्थित किया। डोबेराइनर के अनुसार मध्य के तत्व का परमाणु भार शेष तत्वों के परमाणु भार का औसत मान था। 3 का ग्रुप था, अगल बगल के तत्वों का जो परमाणु भार है उनको जोड़ेंगे और उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमको बीच के तत्व का परमाणु भार ज्ञात हो जाएगा। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन का। लिथियम Li, बेरिलियम Be और बोरॉन B। परमाणु भार है लिथियम का 7 AMU, बेरिलियम का 9 AMU और बोरॉन का है 11 AMU। हम 11 और 7 को जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 9 आएगा, जो कि बेरिलियम का एटॉमिक वेट होता है। न्यूलैंड के अष्टक का नियम। इसके बाद एक और वैज्ञानिक ने बहुत अच्छा काम किया और उससे बहुत एक गति मिल गई, आवर्त सारणी के वर्गीकरण के लिए गति मिल गई। जॉन अलेक्जेंडर रेना न्यूलैंड ने सन 1863 में तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। न्यूलैंड का नियम है कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध करेंगे तो प्रत्येक 8वें तत्व का भौतिक व रासायनिक गुण प्रथम तत्व के समान होगा। मतलब हर 8वां तत्व जो है वह प्रथम तत्व के समान होगा और 8-8 का उन्होंने समूह बनाया। जैसे संगीत में 8वां स्वर प्रथम स्वर के समान होता है, सा रे ग म प ध नि सा। और यहाँ पर हमने नीचे लिखे हुए तत्वों के नाम है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और जो 8वां तत्व है वो है सोडियम Na। अब Na को हम देखिए Li के नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम ये अपेक्षा रखते हैं और उन्होंने पाया भी कि लिथियम और सोडियम के गुण में काफी कुछ समानता थी। न्यूलैंड के अष्टक के नियम की जो कमियां थी वह क्या थी? अनेक तत्वों के परमाणु भार सही नहीं थे और कई तत्वों के परमाणु भार ज्ञात भी नहीं थे, तो अब उनको रखना बहुत मुश्किल था अष्टक नियम के आधार पर। इसके साथ साथ निष्क्रिय गैसों की खोज के बाद यह पाया कि 8वें तत्व के स्थान के बजाय 9वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई अष्टक नियम बोल रहे हैं और तत्व तो 9वां मिल रहा है। तो इस बात को लोगों ने मतलब दूसरे वैज्ञानिक और काफी इस तरह से चर्चाएं होती हैं और उसको फिर डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको मना कर देते हैं कि भाई ये तो ठीक नहीं है। अब इसके बाद आता है मैनलीफ का आवर्त नियम। दामित्री इनोविच ने मैनलीफ ने लोथर मेयर के वक्र के बाद ये जो न्यूलैंड के अष्टक के नियम के बाद एक और वैज्ञानिक ने काम किया था, वो थे लोथर मेयर का वक्र। आपको किताबों में देखने को मिलेगा, एक ग्राफ टाइप बना हुआ है ना। तो उसके वक्र के बाद एक आवर्त नियम दिया, वह था तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब क्या है? उसमें एक पीरियोडिसिटी होती है, एक क्रमबद्धता होती है। तो मैनलीफ की आवर्त सारणी की अब हम विशेषताएं देखते हैं क्या है। सबसे पहले था कि तत्वों का व्यवस्थित अध्ययन। आवर्त नियम की सहायता से ज्ञात 63 तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में एक आवर्त सारणी में उन्होंने श्रृंखलाबद्ध किया। इसके साथ ही साथ जो मैनलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें कैसे उन्होंने बनाया था उसको, तो उसमें 2 चीजें प्रमुख थी, एक थे आवर्त और एक थे वर्ग। जैसे जब आप अपने स्कूल में आते हो, एडमिशन लेते हो, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण होती है कक्षा और उसके साथ साथ उसका सेक्शन। तो ये आवर्त मतलब किस आप 1 2 3 4 5 6 7 7 आवर्त थे इसमें, और इसमें वर्ग जो थे वह भी 7 थे, लेकिन प्रत्येक वर्ग को AB में डिवाइड किया गया था और इसके अतिरिक्त एक 8वां वर्ग भी वहां मौजूद था। संदेहपूर्ण परमाणु द्रव्यमानों में उसके द्वारा सुधार हुआ और इसके साथ साथ मैनलीफ की आवर्त सारणी के द्वारा हमको कई नए तत्वों का अंदाज लगा कि अरे यहाँ पर ये 43 नंबर का बच्चा जैसे क्लास में होता है कि मिसिंग है, तो वो कौन होगा, कहाँ होगा, उसका एडमिशन किस जगह हुआ है, क्या वो टीसी लेके चला गया, ऐसे सब हम जानकारी प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार
वैज्ञानिकों ने किया कि अरे यहाँ पर कोई यदि ये ऐसा है कि 43 नंबर मिसिंग है तो इसका मतलब ऐसा भी कोई तत्व होगा जिसका परमाणु भार 43 आना चाहिए। तो इस आधार पर उन्होंने रिसर्च की और उनको वो तत्व मिले। अब हम आते हैं आगे कि वहां पर तत्वों को उन्होंने किस प्रकार से वर्गीकृत किया था, मतलब क्या क्या नाम दिया था। तो उन्होंने तत्वों को प्रारूपी या प्रतिनिधि तत्व कहा था, सामान्य तत्व कहा था, और एक और वर्ड यूज किया था संक्रमण तत्व। संक्रमण जैसे संक्रमण तत्व से आजकल आप संक्रमण शब्द से आजकल आप बड़े मतलब जागरूक होंगे कि संक्रमण मतलब कोई भी चीज बीच में आ जाना, है ना। तो ये संक्रमण तत्व क्या है ये हम आगे को समझेंगे। मैनलीफ की आवर्त सारणी में जो दोष थे वह क्या रह गए। भाई इतना काम करने के बाद भी मैनलीफ की आवर्त सारणी में कुछ न कुछ दोष रह गए। वो क्या थे? समस्थानिकों का स्थान। समस्थानिकों को सारणी में पृथक पृथक स्थान दिया जाना चाहिए। अब समस्थानिक क्या होते हैं? आपको पता होगा कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक जो होते हैं वह समान होते हैं, लेकिन परमाणु भार जो होते हैं वह भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु भार में भिन्नता क्यों होती है? परमाणु भार में भिन्नता का कारण होता है न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर होने के कारण। अंदर नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बराबर होती है। यदि 5 प्रोटॉन होंगे तो 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या वेरी कर सकती है, और इसके कारण हम ये कहते हैं कि यह उस तत्व का समस्थानिक है। जैसे हाइड्रोजन के आपको 3 समस्थानिक प्राप्त हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम। इसको एक बार आप अपनी पुस्तकों से समझ लेंगे कि समस्थानिक क्या होते हैं। इसके बाद हम आते हैं, अगला पॉइंट है हमारा असमान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया उन्होंने। जैसे कि एक उदाहरण है कि प्रथम समूह में जो होती हैं वो उनमें उन धातुओं को उन्होंने क्षार कहा था। क्षार धातुएं बेस धातुएं। तो Li, सोडियम और पोटेशियम ये जो है क्षार धातुएं, और इसके साथ साथ उन्होंने जो फर्स्ट ए था ये एक्चुअली, तो फर्स्ट ए के साथ उन्होंने एक फर्स्ट बी भी रखा था और उसको एक ही कॉलम में मिला दिया था। तो वो जो थी दूसरी जो धातुएं थी वह थी कॉपर, Ag और Au। ये जो है सिक्का धातुएं कहलाती थी। ये क्या कहलाती थी? सिक्का धातुएं। तो इनको एक ही कॉलम में रखा, हालांकि ये ए और बी में डिवाइडेड थे। ये फर्स्ट ए की हैं और वो फर्स्ट बी के हैं। तीसरा जो हमारा अवगुण या उसमें कमी रह गई थी वह है समान गुण वाले तत्वों को भिन्न भिन्न समूहों में रख दिया। Ag जो सिल्वर है तथा टेलुरियम के गुण समान होते हुए भी उनको अलग अलग समूहों में रखा। इसके साथ साथ एक समस्या थी कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ए और 7a दोनों से समानता प्रदर्शित करता है। वह एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, वह फर्स्ट ए में होना चाहिए। इसके अलावा वह एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, तो उसको 7a में होना चाहिए। इसके बाद एक और बात आई, वह यह थी कि अक्रिय गैसों की खोज के बाद एक अन्य समूह और इसमें बनाया गया, और वो कौन सा समूह था? शून्य समूह। और उसको कहाँ रखें, ये इस तरह से समस्या आई। अब उसके बाद एक हमको अब जो आवर्त सारणी मिलती है, आधुनिक आवर्त सारणी, और उसका वो जो वर्तमान स्वरूप है उसको हम समझेंगे क्या है वो। 1913-14 में मोसले नामक वैज्ञानिक ने परमाणु क्रमांक की अवधारणा दी। उधर जब आप देखोगे, जब आपने परमाणु संरचना का चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर भी बड़े काम हो रहे थे, है ना, कि परमाणु क्रमांक कैसे ज्ञात करेंगे या परमाणु भार कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो परमाणु क्रमांक के बारे में हमको ये पता चल गया कि प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से हम किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक निर्धारित करते हैं। अब मोसले ने वही परमाणु क्रमांक उठाया और उसके आधार पर एक नियम दिया। बिल्कुल थोड़ा सा उन्होंने मैनलीफ की आवर्त नियम का आधार लिया और थोड़ा उन्होंने उधर एटॉमिक स्ट्रक्चर में परमाणु क्रमांक का आधार लिया। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, मैनलीफ का आवर्त नियम है वह है परमाणु भार पर आधारित, और यह है परमाणु क्रमांक पर आधारित। दोनों ही प्रॉपर्टी परमाणु को ही बिलोंग करती है। यहाँ पर क्रमांक की बात कर रहे हैं, वहां पर हम भार की बात कर रहे हैं। अब क्रमांक और भार में देखो अंतर फिर से समझ लो कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को यदि हम जोड़ दें
तो क्या आ जाएगा? परमाणु भार। और केवल परमाणु के नाभिक में उपस्थित केवल प्रोटॉनों की संख्या की बात करें तो हमको क्या प्राप्त होता है? परमाणु क्रमांक। तो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर बोहर ने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया। इस प्रकार मैंडलीव की आवर्त सारणी की अपेक्षा इसमें वर्गों की संख्या अधिक हो गई एवं सारणी को एक दीर्घाकार आवर्त सारणी कहा गया। अब वर्गों की संख्या बढ़ गई तो दीर्घ हो गई, तो इसलिए इसको दीर्घाकार आवर्त सारणी भी कहते हैं और आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। बोहर की दीर्घ आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां, जिनको हम क्या कहते थे? आवर्त, वो तो 7 ही थे, लेकिन 18 ऊर्ध्वाधर खंड हैं जिन्हें वर्ग कहते हैं। खड़े खंड को हम ऊर्ध्वाधर खंड कहते हैं और आड़ी पंक्तियों को हम आवर्त कहते हैं। यहाँ पर आप आधुनिक आवर्त सारणी का एक चित्र देखेंगे और इसमें इस पर ध्यान देंगे। सबको अपनी अपनी जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं उस टेबल के सामने एक आवर्त सारणी का जब जो भी आपको पोस्ट मतलब चित्र मिले उसको चिपका के रखें अथवा खुद ड्रॉ करें। मेरा ऐसा सोचना है कि इस समय आपके पास समय बहुत है, तो आप उस आवर्त सारणी को स्वयं बनाएं देख करके और उसमें कलर करें, आप इंजॉय करेंगे और इससे आप जब खुद बनाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। बेटा, रेडीमेड आवर्त सारणी चिपकाने से अच्छा मेरा कहना यह है कि आप स्वयं खुद एक एक आवर्त सारणी ड्रॉ करें। अब इसमें जो है 4 भाग से बांटा गया है तत्वों को: सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व, शून्य समूह के तत्व और दुर्लभ मृदा तत्व। अब हम आते हैं कि जब नए नए तत्वों की खोज होती जा रही थी तो उनका जो है वह कैसे नामकरण करना है। पहले तो क्या होता था, जिस वैज्ञानिक ने जिस तत्व की खोज कर दी या जिस शहर में उस तत्व की खोज हो गई, इस तरह से उस तत्व का नाम रख दिया जाता था। लेकिन तत्व ज्ञात होते जा रहे थे और उसमें मतलब अब मैंने मान लो कि मैंने भोपाल में किसी तत्व की खोज की, जैसे आज अभी चल रहा है कि वैक्सीन की खोज इंडिया में भी चल रही है, रशिया में भी चल रही है, चाइना में भी चल रही है और सब लोग उसको अलग अलग नाम दे दें लेकिन वो चीज एक ही हो। तो इस तरह से अब तो हम तालमेल बिठा करके एक ही नाम दे सकते हैं। तो उसी तरह एक IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री की संस्था है जिन्होंने कहा कि नहीं, अब हम बताते हैं आप लोग तत्वों के नाम कैसे रखेंगे। ये उदाहरण यहाँ आपको समझ में आएगा उदाहरण के द्वारा। कभी कभी वैज्ञानिक बिना विश्वसनीय आंकड़े इकट्ठे किए नए तत्वों की खोज का दावा करने के लिए लालायित हो जाते थे। उदाहरण के लिए 104 परमाणु क्रमांक वाले तत्व को अमेरिकी वैज्ञानिक ने रदरफोर्डियम नाम दिया, जबकि रूसी वैज्ञानिक ने उसको कुर्शाटोनियम नाम दे दिया। अब इस प्रकार की कठिनाई को दूर करने के लिए IUPAC ने सुझाव दिया कि जब तक कि तत्व की खोज सिद्ध न हो जाए तब तक उसको एक अस्थायी नाम दिया जाएगा, जिसके लिए एक संकेतन प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। तत्वों के IUPAC नाम हेतु संकेतन प्रणाली ये आपके सामने सारणी 3.4 है, इसमें आप ध्यान देंगे और मैं अब आपको एक उदाहरण द्वारा बताती हूँ कि कैसे इस अस्थायी को नाम दिया जाता है। मान लो कि ये जो 104 जो तत्व था जिसका परमाणु क्रमांक 104 था, उसका नाम कैसे निर्धारित करेंगे। 1 जो है उसके लिए UN बोलते हैं, 0 के लिए NIL नील बोलते हैं और 4 के लिए क्वाड बोलते हैं। अतः यूनी अननिल क्वाड हुआ, इसका नाम क्या हुआ? अननिल क्वाड। और अंत में EM जोड़ देते हैं, IUM, तो इसका नाम हो गया अननिल क्वाडियम, है ना। ठीक है, अब ये एक सारणी का अवलोकन आप और करेंगे और इसके बाद मैं आपको एक प्रश्न और समझाती हूँ कि 120 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का IUPAC नेम हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सारणी 3.4 के अनुसार 1 के लिए UN, 2 के लिए BI मतलब बाय 2 और 0 के लिए अभी हमने ऊपर देखा था निल बोलते हैं, NIL। तो इसका अब हम इसको सीक्वेंस में बिठाएंगे, अन बाय निल फिर EM IUM। इसका प्रतीक होगा UBN, इसका प्रतीक क्या होगा? UBN।
अब तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी। तत्वों में आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आवर्त मुख्य ऊर्जा कक्ष के लिए n का मान बताता है, जो है अब आपने वहां उधर क्वांटम नंबर्स पढ़े हुए हैं ना, तो क्वांटम नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो वहां पर हम जो देखेंगे मुख्य n जो है वो प्रकृत संख्या, तो ये हमको इसकी संख्या ज्ञात होती है कि तत्व किस आवर्त में बैठा हुआ है। n यदि तत्व प्रथम आवर्त में है तो n का मान 1 होगा, यदि तत्व दूसरे आवर्त में है तो n का मान 2 होगा। इस तरह हमको आवर्त जो है वह मुख्य ऊर्जा कक्ष के लिए n का मान बताता है। दूसरा पॉइंट जो है वह है किसी भी आवर्त में तत्वों की संख्या उपलब्ध परमाणु कक्षकों की संख्या से दुगनी होती है। जैसे कक्ष यदि 1 है तो परमाणुओं की संख्या जो तत्वों की संख्या जो होगी वह 2 होगी। यहाँ पर इसका उदाहरण देखिए, ये पूरी एक सारणी बनी हुई है। आवर्त है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम। अब n का मान है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन कक्षकों का पुराना नाम जो था वह था K, L, M, N, O, P और Q। और अब इसमें जितने भी उपलब्ध वो हैं कक्ष, तो वह है 1, 4, 4, 9, 9, 16, 16। और जो कक्षक के नाम है वह है पहले वाले में 1s, मतलब ये इस पहले जो पहला आवर्त है उसमें आने वाले तत्वों में उपलब्ध कक्ष कितने होंगे उसकी भी जानकारी हमको इससे प्राप्त हो जा रही है। पहले जो आवर्त है उसमें देखो आप आएगा हाइड्रोजन और हीलियम, तो इसमें कक्ष कौन कौन होंगे? केवल 1s। और जो द्वितीय आवर्त है उसमें कक्ष उसमें जो उसका n का मान कितना है? 2। और इसमें इसका पुराना नाम L है और उपलब्ध कक्ष इसमें 2 दूनी 4 होंगे। और वो कक्षक कौन कौन से होंगे? 1s तो हो गई ऊपर, और इसके बाद इसमें एंट्री होगी 2s, 2px, 2py और 2pz। इसी तरह ये जो पुराने कक्षक हैं ये उपलब्ध रहते हैं और इसके अलावा अतिरिक्त कक्षों की वृद्धि होती जाती है। अब इसके बाद हम आते हैं कि वर्गवार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा समान होती है, और इससे हमको अंदाज लग जाता है कि किस वर्ग में यदि है तो उसके अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। एक ही वर्ग में उपस्थित तत्व गुणधर्म में समानता भी प्रदर्शित करते हैं। यहाँ हम आवर्त और वर्ग की एक हमको ये मतलब एक बहुत सारे उसके फायदे हैं, लेकिन इन 2-3 गुणों के द्वारा हमने ये देखा कि हमको क्या फायदा हो रहा है वर्ग, ये हमको ये पता करके कि यदि किस वर्ग में तत्व है तो उसके क्या गुण होंगे और वह किस आवर्त में है तो वह क्या गुण प्रदर्शित करेगा। अब तत्वों के प्रकार देखो, तत्वों के प्रकार गुणों के आधार पर जो वह है वह धातु, अधातु, उपधातु, अक्रिय गैस आदि में हम बांटते हैं। पहले या अभी भी उसी तरह से हम बोलते हैं। यदि हम गुणों के आधार पर देखें तो तत्व धातु है, अधातु है, उपधातु है या वह अक्रिय गैस है। जबकि यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखें तो हम इनको बांटते हैं S, P, D और F में। आपने देखा फर्स्ट डे और सेकेंड डे जो होते हैं वह एस ब्लॉक के तत्व हैं, और ये राइट साइड में जो तत्व हैं ये पी ब्लॉक के तत्व हैं। बीच में हम संक्रमण तत्व बोलते हैं, और नीचे के जो है वह एफ ब्लॉक के तत्व हैं जिनको हम दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं या आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। जो फर्स्ट है वह 2 भागों में बटा हुआ है, क्षारीय धातु फर्स्ट है और क्षारीय मृदा धातु सेकेंड है। पी ब्लॉक को हम निरूपक तत्व कहते हैं, डी ब्लॉक को हम संक्रमण तत्व कहते हैं और एफ ब्लॉक को हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। अब आज आपने बच्चों जो भी पढ़ा उसको हम इस तरह से एक बार एक नजर हम इस पर डाल लेते हैं। और आज का आपका काम है कि आपको आवर्त सारणी आपको बनाना है और मेंडलीफ का आवर्त नियम तथा मोसले का आवर्त नियम याद रखना है। पुनरावृत्ति हम एक बार करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है।
डोबेराइनर का त्रिक हमने पढ़ा, न्यूटन के अष्टक का नियम, मैनलीफ का आवर्त नियम, मैनलीफ के आवर्त नियम की जो कमियां थी वह हमने देखी, आधुनिक आवर्त नियम भी हमने पढ़ा, और आधुनिक आवर्त सारणी से तत्वों के जो प्रकार देखे वह थे एस, पी, डी और एफ। आज के लिए आपके प्रश्न हैं, मैनलीफ की आवर्त सारणी के दोष क्या हैं वह लिखिए, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए, और IUPAC पद्धति से 105 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम लिखते हुए उसका संकेत भी